कर्नाटक में सभी दलों के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में करेंगे मेगा रोड शो। शाम को बादामी और हावेरी में करेंगे जनसभाएं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी करेंगे रोड शो और चुनावी सभाएं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी हुबली में भरेंगी हुंकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में होंगे शामिल। ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ बातचीत में उपराष्ट्रपति ने संस्था को मजबूत और अधिक केंद्रित बनाने पर किया विचार। भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। समाज में उनके योगदान की सराहना की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। राजौरी में कल हुई मुठभेड़ में 5 जवान हुए थे शहीद। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नए सत्र का किया शानदार आगाज। दोहा डायमंड लीग में 88.67 मीटर जेवलिन फेंककर हासिल किया पहला स्थान। आईपीएल में गत विजेता गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराकर शीर्ष स्थान रखा बरकरार। आज खेले जाने वाले पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का मुंबई इंडियंस से होगा सामना। वहीं दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की दिल्ली कैपिटल्स से होगी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार अभियान में पूरे जोर शोर के साथ जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में मेगा रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बादामी और हावेरी में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह चिकोडी और बेलगावी जिले में रोड शो भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राज्य में कई रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ अन्य दलों के नेताओं ने भी प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी आज कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगी। सोनिया गांधी हुबली में प्रचार करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता सिद्धारमैया वरुणा चुनाव क्षेत्र में प्रचार करेंगे। जनता दल सेक्युलर के लिए पार्टी प्रमुख HD देवीगौड़ा हासन जिले में अरासीकेरे, बेलूर और सकलेशपुरा में प्रचार करेंगे। कर्नाटक हिजाब विवाद के दौरान सबसे मुखर आवाज माने गए यशपाल सुवर्ण अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। पार्टी ने उन्हें उडुपी सीट से ही मैदान में उतारा है। खास बात यह है कि विवाद के दौरान वो PU गर्ल्स कॉलेज की विकास समिति के उपाध्यक्ष थे। वो पहली बार चुनावी मैदान में दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से यशपाल सुवर्ण की खास बातचीत। हम मौजूद हैं उडुपी जिले में और उडुपी में बीजेपी ने यशपाल सुवर्णा को मैदान में उतारा है, जो कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं और हिजाब विवाद जो हुआ था उसकी शुरुआत इसी उडुपी से हुई थी, उससे भी जुड़े हुए हैं। उस वक्त बहुत चर्चा में इनका नाम आया था। युवा लोगों को बहुत टिकट दिया है बीजेपी ने, क्या कहना है? पार्टी विद अ डिफरेंस, एक कैडर बेस्ड पार्टी वेयर कार्यकर्ता are given more importance than the leader. तो ये जो उडुपी में इस वक्त आप हैं, दिसंबर 2020 में हमने देखा था कि यही उडुपी है जहां पर हिजाब का विवाद हुआ था और आप केंद्र में थे। तो हिजाब का विवाद नहीं हुआ, वो एंटी सोशल एलिमेंट एक्टिविटी एसोसिएशन PFI CFI ने उन्होंने विवाद सृष्टि किया। आप बहुत चर्चा में आए थे और कह रहे थे कि आपको धमकियां भी बहुत मिली थी तब। चर्चा में नहीं, मैं वो कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट था। वो मेरा जवाबदार है वो कॉलेज का देखभाल करने का, टू टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट्स, टू केयर ऑफ द कॉलेज। कई मेडिकल कॉलेज हैं बेंगलोर में, उडुपी में हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन है। तो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? आप किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं?
राष्ट्रीय चिंतन, देश की विकास अभिवृद्धि और हिंदू समाज की रक्षण, ये तीन विचार लेकर हम आगे जाएगा। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र में कहा कि बजरंग दल पे बैन करेंगे, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को इधर बेस भी नहीं है, उसका बात को कोई सुनता ही नहीं है, वो देखता भी नहीं, वो कौन क्या क्या लिखा है उसको मैनिफेस्टो में। कांग्रेस को आज हमारा डिस्ट्रिक्ट का 5 भी सीट भी, एक भी सीट वो जीता नहीं है। पीएफआई से तुलना जिस तरह से बजरंग दल से की है, वो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से जब कांग्रेस ने की तो क्या कार्यकर्ता देशभक्त और राम भक्त है, पीएफआई देशी विरोधी का संगठन है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस को ये तुलना नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस भी देश विरोधी को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ में वो बैकिंग करते हैं, पीछे पीएफआई के पीछे कांग्रेस ही है। आप मुकाबला किससे मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से या जेडीएस से? कांग्रेस और जेडीएस एक कॉइन का दो फेस है। और बजरंग दल को ये देश सेवा के लिए राष्ट्रभक्त संगठन बता रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि एंटी नेशनल जो ताकतें हैं कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरामैन सीके अशोक के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, उडुपी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ब्रिटेन के महाराजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लंदन के बकिंघम पैलेस में ब्रिटिश राजशाही द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय और अन्य राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ बातचीत की। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रमंडल की संस्था को मजबूत और अधिक केंद्रित बनाने पर राष्ट्रमंडल नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान किया। बाद में उपराष्ट्रपति ने यूनाइटेड किंगडम की संसद के भारतीय मूल के सदस्यों के साथ बातचीत की और द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों को करीब लाने में ब्रिटिश सांसदों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित किया और लंदन में उनके साथ बातचीत की। धनखड़ ने समाज में उनके योगदान और भारत यूके संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए समुदाय के सदस्यों की सराहना की। India at the moment is a democracy that is most functional on any global parameters. If you look at the three wings of the state, the legislature, the judiciary and the executive, as involved as in India, we have at the moment one of the most enlightened souls as Chief Justice of India, a man who brings on the table huge experience, commitment, passion, mission, enormously talented. जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। तलाशी अभियान जारी है। आज हमें जो है एक रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टीज ने इलाके में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम जिले का रहने वाला है। इस मसले में हमने एफआईआर रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में कल सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवानों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज मयूरभंज जिले के बारीपदा में महाराजा श्रीरामचंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में 90 छात्रों को पीएचडी, 34 को स्वर्ण पदक, 7 को डिलिट और 1 को डीएससी की उपाधि प्रदान की जाएगी। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने महाराजा श्रीरामचंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी से
खास बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव विश्वविद्यालय बारिपदा में 12वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने आई है। इस विश्वविद्यालय में कुलपति डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं। सर, अगर बात करें महामहिम राष्ट्रपति जी का यहाँ आगमन है, दीक्षांत समारोह है, कितना उत्साह का माहौल है विश्वविद्यालय में? We are here to welcome Honorable President of India because she is the daughter of the soil. So we are all motivated and eagerly waiting for her arrival. It is in total 12,054 undergraduate degrees, 1,700 postgraduate degrees, and 90 PhDs. And along with that, 34 gold medals will be given. Besides that, we are also giving 8 honoris causa. That is honorary degrees to 8 eminent persons of our state who have achieved in their respective fields. चंद्र ग्रहण के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम घाट पर लोगों ने स्नान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। यह श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम देखेंगे भास्कर राव बाबा साहेब के वीरता की कहानी, जिन्होंने आजादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया, आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। थे भारत के एक वीर सपूत, भास्कर राव बाबा साहेब था उनका नाम। नारगुंड कर्नाटक के थे वो शासक, किए थे अनेक गौरवशाली काम। थे बाबा साहब एक बात से चिंतित, था नहीं उनका कोई उत्तराधिकारी। निश्चय किया एक संतान को गोद लेने का, क्योंकि अगला राजा चुनने की थी बारी। अंग्रेजी अफसरों ने ठुकराया प्रस्ताव और किया उनका अपमान। क्रोधित हुए बाबा साहब और जारी कर दिया बदले का फरमान। उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से हुए वो प्रेरित, एकत्रित कर अपनी सेना को उन्होंने विद्रोह कर दिया घोषित। इस प्रकार दक्षिण भारत में भी वो ले आए क्रांति की ज्वाला और अंग्रेजों को पराजित करने का कार्यकाज संभाला। एक दिन ऐसा आया अवसर, पास के गांव में आया था जेम्स मैनसन नाम का एक अंग्रेजी अफसर। बाबा साहब भोले नहीं थे अपमान और बोल दिया उस पर हमला। मृत्यु की घाट उतार दिया उसे और पूरा किया अपना बदला। क्रोधित ब्रिटिश राज ने किया नारगुंड पर वार। धूल चटा दी बाबा साहब की सेना ने, हुई अंग्रेजों की हार। कुछ समय बाद हुआ एक और युद्ध और अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया बाबा साहेब को। आखिरकार लगाई उन्होंने मातृभूमि की जय और निसंकोच सूली को किया स्वीकार। थे वो ऐसे महापुरुष, हंसते हंसते देश के लिए न्यौछावर कर दिए अपने प्राण। भारतवर्ष हमेशा याद रखेगा भास्कर राव बाबा साहब का महान बलिदान। 1857 की जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. कहते हैं किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन जिस तेजी से हमारे कुएं, तालाब, नदियां और झीलें प्रदूषण का शिकार होकर खत्म हो रहे हैं, कुछ सालों में पानी शायद देखने के लिए भी ना मिले। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस जल को सहेजने के लिए तालाबों को फिर से उनकी जिंदगी लौटा रहे हैं।
ग्रेटर नोएडा के जल नायक रामवीर तंवर भी एक ऐसा ही नाम है जिनके जल संरक्षण की मुहिम 6 राज्यों तक पहुंच गई है। देखिए हमारी संवाददाता रजनी सेन की ये खास रिपोर्ट। जल नहीं तो कल नहीं, जल बिन जीवन सून। पानी से जुड़े इन नारों को हम दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे नदी, तालाब, झीलें उपेक्षा और प्रदूषण का शिकार हैं। देश भर में अनगिनत कुएं, तालाब, बावड़ियां और झीलें प्लास्टिक, कचरे, गंदे पानी और सीवेज प्लांट्स की गंदगी और अतिक्रमण का शिकार होकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा के रहने वाले रामवीर तंवर ने इस तस्वीर को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उन्हें तालाबों और झीलों की दुर्दशा ने इतना परेशान किया कि वे एक मल्टीनेशनल कंपनी की सुख सुविधाओं से भरी नौकरी छोड़कर कीचड़ और मिट्टी में उतर गए, तालाबों को जो साफ करना था। इस वक्त हम गाजियाबाद से सटे नाइफल गांव में मौजूद हैं, इस तालाब के किनारे। और अब से कुछ बरस पहले तक ये तालाब कचरे से पटा पड़ा था। अपने आसपास दम तोड़ते हुए जल स्रोतों को देख रामवीर चुप नहीं बैठे। 2016 में अपने गांव और फिर आसपास के गांवों के तालाबों को साफ करने से शुरू हुई छोटी सी मुहिम जल्द ही बड़ा जल आंदोलन बन गई और 6 राज्यों तक पहुंच गई। अब रामवीर और उनकी टीम ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद में, साथ ही आसपास के राज्यों में 80 तालाबों को फिर से उनका जीवन लौटाने में सफल रही है। अब इन साफ और सुंदर तालाबों के किनारे पंछी चहचहाते हैं, पेड़ पौधे हरियाली से झूमते हैं, तितलियां नजर आती हैं। साथ ही तालाब के पानी के भीतर भी जिंदगी नजर आती है। मछलियां इसमें सांस ले रही हैं और बतखों ने भी अपना डेरा डाल लिया है। रामवीर ने जब तालाबों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया तो उन्हें लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ पंचायत तक बैठा दी गई, लेकिन धीरे धीरे समझाने पर लोग साथ जुड़ते चले गए। जल्द ही उनके अभियान ने एक बड़े आंदोलन का रूप लिया और अब उनके काम को देश भर में सराहना मिल रही है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। साथ ही मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की है। जल चौपाल के रूप में इनिशिएटिव शुरू हुआ था। जल चौपाल यूं कहें कि एक तालाबों के बारे में बात करने का, एक गांव में जो पानी की बर्बाद हो रही है उसको रोकने के लिए या पानी को कैसे बचा सकते हैं। जल चौपाल धीरे धीरे क्लीन ड्राइव्स में बदला, क्योंकि आप 90% लोग सिर्फ साफ सफाई की बात करते हैं, एक्शन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कभी जिन तालाबों में कचरा डाला जाता था, प्लास्टिक और गंदे पानी के कारण उठती बदबू से सांस लेना भी दूभर था, आज उन्हीं तालाबों के किनारे गाँव वाले सब्जियां उगा रहे हैं। तालाब की मिट्टी से आसपास बगीचे तैयार किए गए हैं जिनमें फल फूल खिल रहे हैं। बच्चे भी अपने गांव के तालाबों के बदलते स्वरूप को देखकर बेहद खुश नजर आते हैं। तालाब की जवानी लौटी है और बच्चों का बचपन। रामवीर तंवर तालाब संरक्षण के माध्यम से न केवल जल को सहेजने का काम कर रहे हैं, बल्कि देश का कल भी सहेज रहे हैं। रामवीर तंवर मरे पड़े हुए तालाबों को फिर से जिंदा कर रहे हैं और न केवल पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, बल्कि भारत की खोई हुई जल परंपरा को भी लौटा रहे हैं और वास्तव में जल नायक बनकर उभरे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत के साथ गाजियाबाद के नाइफल गांव से डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। अमेरिका मैक्सिको सीमा को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका जल्द ही एक नए नियम को अंतिम रूप देगा। होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने कहा कि इस नियम के मुताबिक अमेरिका मैक्सिको सीमा से प्रवासियों का प्रवेश अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका प्रशासनिक सहायता के लिए 1500 सैनिकों की भी तैनाती करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई अप्रवासन नीति के कारण अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को दंडित करने और निर्वासित करने की भी योजना बनी है। ब्राजील में जंगलों की कटाई पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। वनों की कटाई पर रोक लगाने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समर्थन का हाथ आगे बढ़ाया है। ऋषि सुनक ने कहा कि वो अमेजन नामक पहल में अपना योगदान देंगे। ऋषि सुनक ने ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात करके पर्यावरण संरक्षण में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। अमेजन फंड का उद्देश्य वनों के संरक्षण पर जोर देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऋण सीमा बिल पर मतदान करने से इनकार करने के लिए रिपब्लिकन की आलोचना की है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी लोगों के भविष्य के बारे में हमारी दृष्टि पर चर्चा होनी चाहिए। व्हाइट हाउस के अनुसार ऋण सीमा बिल से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार अपने मौजूदा कानूनी दायित्वों को पूरा करने के लिए उधार लेने के लिए अधिकृत है।
जिसमें सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभ, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज और अन्य भुगतान शामिल हैं। अफ्रीकी देश कोंगो में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से 200 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर भी बह गए हैं। इसके अलावा आसपास के बाजार में कई दुकानें भी बाढ़ में बह गईं। दक्षिण किवू प्रांत के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। स्थानीय प्रशासन के अनुसार भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने दोहा डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने में सफलता पाई। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने फिट होने के बाद शानदार तरीके से अपने नए सत्र की शुरुआत की। दोहा डायमंड लीग में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में जैवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर सभी को पीछे छोड़ दिया। इस मुकाबले में चेक गणराज्य के जैकब बर्डलेच 88.63 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 85.88 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहने में कामयाब रहे। नीरज पिछले साल हुई दोहा डायमंड लीग में फिट न होने की वजह से हिस्सा नहीं ले सके थे। वहीं 2022 में ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की थी। वो डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। आईपीएल में गत विजेता गुजरात टाइटंस ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया है। जयपुर में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान गुजरात के सामने जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य रख चुका था। जवाब में गुजरात ने 13 ओवर 5 गेंदों में 1 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। गुजरात के लिए सलामी बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने 41 और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 39 रन की नाबाद पारी खेली। राजस्थान के लिए कप्तान संजू सैमसन ने सबसे अधिक 30 रन बनाए। इस जीत के साथ गुजरात की लीग में 10 मैचों में 14 अंक हो गए हैं और वो शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। वहीं आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में आईपीएल के इतिहास की 2 सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी। मौजूदा संस्करण में दोनों टीमें दूसरी बार मैदान पर भिड़ने जा रही हैं। मुंबई में हुए पिछले मुकाबले में धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने मुंबई को 7 विकेट से हराने में सफलता पाई थी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। ऐसे में घरेलू मैदान पर चेन्नई की कोशिश जीत हासिल करने की होगी। चेन्नई की टीम जहां अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है, वहीं मुंबई की टीम खराब शुरुआत को पीछे छोड़ते हुए 5 जीत के साथ छठे स्थान पर बनी हुई है। ऐसे में रोहित शर्मा एंड कंपनी की पूरी कोशिश इस मैच को जीतकर शीर्ष 4 में शामिल होने की होगी। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती होगी। मौजूदा सत्र में बेंगलोर का प्रदर्शन जहां अब तक अच्छा रहा है, वहीं दिल्ली की टीम अभी तक नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। बेंगलोर की टीम 5 जीत के साथ 5वें स्थान पर है, वहीं दिल्ली की टीम 9 मैचों में अब तक केवल 3 मैच ही जीत पाई है और अंक तालिका में वो सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम करके अंक तालिका में अपनी स्थिति सुधारने का होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।